ये बताओ, एक क्वेश्चन था उसमें हम कराए नहीं थे, आप लोग किए हैं ये क्वेश्चन को? ये हाँ, ये क्वेश्चन है, हम जो एनालिटिक फंक्शन जो पढ़ाए थे ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। कोई भी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट दिया है या रियल पार्ट दिया है तो इमेजिनरी कैसे निकालेंगे इमेजिनरी पार्ट, या एनालिटिक फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस पर क्वेश्चंस कराए थे। उस पर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, हम सोच रहे हैं इसको हम करा दें तब फिर आगे बढ़ें। आप लोग ट्राई करिए, अगर जो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम कर ही रहे हैं। इस हाँ तो सब बता दिए हैं, वीडियो लेक्चर देखे नहीं थे? एक सारा प्रूव करवाए थे, मिलने थॉमसन मेथड बताए भी थे और उसको प्रूव भी कराए थे। कहे थे कि मिलने थॉमसन मेथड कभी कभी पूछा भी जाता है, मेथड ही पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग। देखिए यहाँ से मैथ के डिपार्टमेंट में 2 लड़कियों को गया था, एक ग्रीष्मा वर्मा, एक अंजलि पांडे। तो ग्रीष्मा वर्मा का सेलेक्ट नहीं हुआ। इसमें उन्हीं लोग का सेलेक्ट होता है, बच्चों से कोई मतलब नहीं, जिनके अंडर कर रहे हैं रिसर्च। मतलब जैसे सुधीर सर हैं, HOD हैं, तो करा ही देंगे कहीं से। तो जिनके अंडर कर रहे हैं वो मैटर करता है कि आप किसके अंडर कर रहे हैं, उनका कितना सोर्स पावर है। ठीक है, अच्छा है तो हो, बिल्कुल स्कॉलरशिप मिलेगा। आप उस लायक काम करिए, आप निकालिए, JRF निकालिए, या गोल्ड MSc में गोल्ड मेडल पाए हैं, जिस ईयर में गोल्ड मेडल पाए हैं उसी के थ्रू आप DST पे जा सकते हैं। मतलब जैसे मेरा 2018 में हमको मिला था, तो मेरा 2019 में एडमिशन हुआ था। अगर जो हम अप्लाई करते फेलोशिप के लिए तो मेरा गोल्ड मेडल के ही थ्रू मिल जाता फेलोशिप। लेकिन मेरे पास JRF ऑलरेडी 2 बार, तो हम JRF के ही थ्रू लिए। ठीक है, तो नहीं तो रिसर्च हम जब मिला था तो हम तैयारी भी कर रहे थे JRF का साथ में। पहले गोल्ड मेडल मिला, फिर मैं तो JRF का रिजल्ट आया। लेकिन हम यहाँ 19 में एग्जाम हो, मेरा 18 में ही मिल गया था, 2018 की बात कर रहा हूँ बाद में। और JRF से ये है कि देखो इसी में ऐसे होता है, मान लो मेरे जो गाइड है या जो मैं जहाँ से पढ़ा हूँ MSc, मान लो वो लोग का सोर्स पावर नहीं होता, वो लोग नहीं करा पाते, तो हम भी ऐसे डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं DST वाले में। तो ये मैटर करता सोर्स। अब बाकी JRF है तो आप JRF एग्जाम क्वालिफाइड है तो आपको फेलोशिप मिलेगा, उससे कोई मैटर। इसीलिए हम लोग, मेरे सर भी बोले यही। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट, कहाँ से तुम लोग न्यूज पढ़ लिए? अच्छा पेपर में निकला था, हाँ पेपर में तो निकलेगा ही भाई। हाँ वो बैगनों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अरे बैगन में क्या बीमारियां होती हैं? अरे बैगन खाते नहीं हो, ब्रिंजल बोलते हैं इसे, वनस्पति विज्ञान के हैं। प्रूव दैट u इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन, इज ए हार्मोनिक फंक्शन। डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट and then find the corresponding analytic function
एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड। क्या दिया है, किसी भी एनालिटिक फंक्शन का मतलब एक फंक्शन दिया जिसका रियल पार्ट दिया है, कह रहा कि दिखाइए ये हार्मोनिक होगा। हार्मोनिक होता कब है, जब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। फिर उसके बाद में कह रहा कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, v। तो इसका v भी निकालना, पहले इसको क्या करना है, हार्मोनिक दिखाना है, v भी निकालना है और फिर fz भी निकालना है। तो तीनों काम हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है, कि इसी क्वेश्चन में तीनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, सोल्यूशन या प्रूफ या सोल्यूशन जो भी हो आप लोग। गिवन दैट ठीक है, इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u बाई del y2 इक्वल टू 0 आना चाहिए ना, हमको ये दिखाना है। तो del u बाई del x निकालेंगे, क्या होगा जी, ये तो 0 होगा, ये -6xy, क्यों, del -6y एंड del u बाई del y क्या होगा जी, 3y स्क्वायर ना, del 2u बाई del y2। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड। काहे सब्सट्रैक्टिंग करेंगे जी, जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, u आपका क्या हो जाएगा, हार्मोनिक लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि u इज हार्मोनिक फंक्शन, वो f है एनालिटिक फंक्शन, लिख लो, इजी है ना, ऐसे आएगा, चेक करना है, कुछ करना ही नहीं है। टेंसर पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, देखो उसमें टेंसर में थोड़ा भी दिक्कत हुआ आप लोग को तो पूरा थ्योरम गलत हो जाएगा। क्यों, इंडिसेस का, कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट का बहुत ध्यान देना पड़ता है। और हमको तो लगता है बीएससी थर्ड ईयर का सबसे इजी पेपर है अभी तक, लेकिन कर्व इन स्पेस में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्टी होगी। हाँ बता रहे हैं, सेक्शन ए जितना इधर का है उससे 2 गुना डबल उधर में है, उधर ही पर ज़्यादा टाइम लगता है। जितना पूरा इसमें टाइम लगा है सेक्शन ए में, उतना कर्व इन स्पेस अकेले एक चैप्टर में लग जाएगा उतने टाइम। आप लोग को पता नहीं होगा, कर्व इन स्पेस एक चैप्टर से पिछली या इसके पहले सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 50 नंबर से पूछा गया था। टोटल 90 नंबर का पेपर होता है, खाली उसी चैप्टर से 50 नंबर का पूछ लिया था, कर्व इन स्पेस से। सोचो, एक चैप्टर है कर्व इन स्पेस, इसके बाद मैम पढ़ाएंगे उसी में, आप लोग को देखिएगा उसमें। हाँ क्या, हम किए थे, मतलब हम लोग में नहीं, अभी जल्दी पूछा गया था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, इसके पहले, हाँ नहीं इसके पहले। इजी आता है, कुछ नहीं, खाली बुक से ही आएगा, बाहर से थोड़ी देंगे, आप लोग बुक पढ़े जाएंगे सब आ जाएगा। ये हो गया ना, चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है जी, u।
हम लोग जानते हैं कि dv बराबर, इसको कैसे लिखते थे, डेल v अपान डेल x dx प्लस डेल v अपान डेल y dy। इसकी वैल्यू क्या लिखते थे, माइनस डेल u बाई डेल x dx प्लस इसको क्या लिखते थे, डेल u बाई, यहाँ y होगा ना, और ये dy। और चलिए तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे क्या होगा जी, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत। और ये क्या होगा, dx प्लस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, माइनस y। क्यों, अब देखो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, m dx प्लस n dy, इस फॉर्म में है ना। m बराबर क्या होगा, माइनस 3y स्क्वायर 3x, और n बराबर क्या करते हैं, डेल m बाई डेल y करते हैं ना, तो क्या आएगा, और इसको डेल n बाई x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो खत्म होगा ना, तो यहाँ से ये निकला डेल m बाई डेल y इक्वल टू माइनस 6y इक्वल टू डेल n बाई डेल x। दिस इम्प्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लिखो। अब इसका सलूशन अभी बता देते हैं कैसे लिखें। इसमें तीनों चीज़ इंक्लूड है, इसीलिए एक क्वेश्चन में ही सारी चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, इसीलिए बताएं आप लोग। और जाके सब क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। और अगर जो u माइनस v u प्लस v करके दिया रहेगा तो बताए थे वो भी मेथड निकालने के लिए, u माइनस v इक्वल टू कैपिटल U और u प्लस v इक्वल टू कैपिटल V मान के सॉल्व करने के लिए, उस पर आप लोग क्वेश्चन लगाइए। तुम अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती किए हो, मतलब हमें नहीं कह रहे हैं कि गलती चलो हो जाता है सबसे। डीएसटी से दौरे भरे होते तुम, तो डीएसटी के थ्रू तुम बीएससी भी कर सकते थे, उसी थ्रू एमएससी भी कर सकते थे, उसी तरह पीएचडी। घर से पैसा मांगना ही नहीं पड़ता, बल्कि घर वालों को पैसा देते। सब पाते हैं जिनका मतलब, अरे 85 होता तब भी पाता। एक हम लोग के साथ की मतलब वो भी लड़की थी 84-85 पे, वो भी पाती है। हो गया ये, लेकिन कहते हैं ना कि जो नसीब में होता है वही मिलता है। क्या कह रहे हैं बाबू? हाई स्कूल में भी 80% है, इंटर में भी 80% है, पर नहीं मिलता। भाई का के हाँ, इसको जरा हम बता दे कैसे कर लीजिए। चाबी दे दे आपको, अंदर कर दीजिए। नहीं ऐसा क्यों होता है? तुम हाई स्कूल में 90% ला दो तभी नहीं मिलेगा। ये हो गया, हो गया। चलो इधर देखो, अब कैसे सलूशन निकालेंगे जी?
जो सोल्यूशन लिखते हैं v इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर dv को जब इंटीग्रेशन करेंगे v होगा ना, और इधर क्या लिखेंगे m dx, y क्या होगा प्लस n डज नॉट एनी टर्म ऑफ x। हो गया, चलिए इधर देखो m की वैल्यू क्या आई थी, हंसो मत, m की वैल्यू क्या आई थी, m की वैल्यू बताओगे, माइनस और n की वैल्यू तो 0 होगा ना। क्यों हंस रहे हो जी तुम लोग, 1,30,000 की गाड़ी है तो देखना पड़ेगा, एक डर सा रहता है, ठीक है। चलो जब लोगे तब पता चलेगा। इसको y को बाहर करेंगे, अरे जाके क्या मत देना किसी से, हाँ इधर देखो माइनस 3y² dx प्लस 3 शोर नहीं प्लस ये तो 0 होगा, c हो जाएगा ना, 3y² x देखो भाई सही है ना, आप लोग चेक कर लीजिए। इंटीग्रेशन क्या हुआ, m की वैल्यू सही है ना, यानी कि n देखिए n में x था ना, इसीलिए 0 हो गया। तो चलो लिख लो आप लोग, हम तो यहाँ किसी जानते भी नहीं कौन घर का है कौन बाहर का है, क्यों, हाँ इसीलिए थोड़ा अब क्या निकालना है, FZ, ये तो V निकल गया ना। अच्छा U पता है, V पता है, तो FZ तो निकाल लेंगे आराम से ना, U प्लस आयोटा V करके, या हम लोग उस फॉर्मूले से थॉमस मिलने मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं U प्लस आयोटा V करके आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन FZ के टर्म में निकालना है। हाँ तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कर लोगे आप लोग, FZ के टर्म में निकालना है। FZ इक्वल टू क्या होता है, U प्लस आयोटा V, ठीक है। तो जहाँ जहाँ U है वहाँ रखेंगे U, y³ माइनस 3x² माइनस 3ix² प्लस ix³ प्लस i इंटू सी, सारे को FZ के टर्म में लिखना है। इधर से आप लोग लिख दीजिए, हम मिलने थॉमसन मेथड से डायरेक्ट FZ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया जी क्या कह रहे हैं, ये जो आप लोग लाएंगे ना तो x प्लस आई वाई के टर्म में लाइएगा, आ जाएगा, ट्राई करिएगा, x प्लस आई वाई के टर्म में आएगा तो हाँ बस वही, लेकिन जो निकालना हो FZ के टर्म में निकालना है। दैट मीन्स ये सॉल्व करके आप लोग को सारा टर्म x प्लस आयोटा y के टर्म में लाना है, ठीक है। तो जहाँ x प्लस आयोटा y होगा वहाँ क्या रखेंगे z, लेकिन हम उससे बेटर हम मिलने थॉमसन मेथड लगा दें ताकि आज आसानी से हो जाए, ठीक है। ये हो गया, चलो
मिलने थॉमसन मेथड हम लोग जानते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे ना, डेल यू बाई नाउ डेल यू बाई डेल एक्स, ये इसी को बोलते हैं फाई 1 एक्स कामा वाई। ये क्या होगा जी, और क्या रखेंगे, ये फाई 1 जेड कामा 0 क्या होगा, 0। देखो कोई दिक्कत। और डेल यू कामा डेल वाई, इसी को बोलते हैं फाई 2 एक्स वाई, तो क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस, तो फाई 2 जेड कामा 0 क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल फाई 1 जेड कामा 0 माइनस आई फाई 2, ये होता है ना। देखिए जेड 1 कामा 0 क्या है, 0 है ना, और ये माइनस माइनस आई 3 जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो आयोटा 3 आयोटा बाहर, और ये क्या होगा जेड स्क्वायर डी जेड, तो ये क्या होगा जेड क्यूब होगा ना, तो आई जेड क्यूब, ये मिल गया। तो जब वो सॉल्व करोगे u प्लस आई वी के रूप में, तो x प्लस आयोटा y का होल क्यूब बनेगा। अरे जो u मिला था, v मिला था, तो वो x प्लस आयोटा y का होल क्यूब और आयोटा बगल में रहेगा, यही आ जाएगा वैल्यू। कर दे क्या कि कर लोगे? हाँ हाँ, तुम तो चाहते हो सर सब कुछ कर दे, तुम लोग खुद से कुछ ना करो। अरे कुछ ट्राई करो, कुछ। बड़े लेजी हो यार तुम तो। हम ही जाएंगे क्या एग्जाम देने? वही वाली हाल कर दी। कोई भूखा है, खाना खिलाने के लिए उसका व्यवस्था कर रहे हैं, तो कहे ला के खिलाओ, भात है मुँह में खिलाओ मेरे, तभी खाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों चीज़ें इसीलिए हम बताए हैं। अब तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्यों? सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। देखिए इधर थोड़ा हम कोर्स खींचेंगे अब, वैसे भी कोई ज़्यादा पीछे नहीं है, हम लोग कवर कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस यही जो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, सिंगुलरिटी तो 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद रेजिडिव भी थोड़ा टाइम लगेगा, COB में 2 लेक्चर लगेगा, और हो गया और क्या। हाँ u प्लस आयोटा v से, उससे निकाल लेते तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या कौन? ये इजी रहता है, हाँ ये इजी रहेगा, उसको सेट करना पड़ेगा, तुम बैठ के सेट करोगे तो टाइम लगेगा। कहाँ सेपरेशन करना पड़ेगा? ये हो गया, मिटाएं। चलिए हम लोग कल क्या पढ़े थे जी, AB इनिशियो मेथड ना, किसको किसको समझ में आया था कल का लेक्चर? किसको किसको नहीं आया था? हमको लग रहा है सारे बच्चों को समझ में आता है कि कोई वीडियो ही नहीं देखता। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ समझ में आया। देखो नहीं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो लोग भी कोई रिस्पांस नहीं देते हैं कि मान लो कहीं, चाहे वो मैम का लेक्चर हो चाहे मेरा लेक्चर हो। भाई बच्चे पढ़ेंगे तभी डाउट होगा उनका, जो पढ़ेगा नहीं वो डाउट क्या होगा? तो जैसे होता कि कोई डाउट हो, कहीं समझ में ना आए, हमको तो डाउट होता है कि सब लोग वीडियो ही नहीं देखते। अब व्यू उन लोग का यूट्यूब का अलग एल्गोरिथम होता है, पता नहीं क्या है। अब हम बैठ के व्यू थोड़ी काउंट करेंगे। हो गया। AB इनिशियो मेथड से हम लोग क्या निकाले थे लास्ट में? आप लोग निकाले होंगे ना
इंटीग्रल देखिएगा, दो इंटीग्रल सॉल्व करना था। पहला क्या था, सी एफ जेड डी जेड, इसको हम लोग सॉल्व किया गया था ना, सॉरी यहाँ एफ जेड की जगह पे क्या था, जेड था, सी जेड डी जेड था। इसकी वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या आया था जी, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसी का रिमार्क लिखो, रिमार्क में कल टाइम नहीं था इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ था। रिमार्क में देखो, अच्छा हमारा वो जो कर्व था वो तो एक कर्व था जो अल्फा बीटा को ज्वाइन कर रहा था, ये नहीं बताया गया था कि वो क्लोज है, बताया गया था क्वेश्चन नहीं, कह रहा था कि जो कर्व सी है वो पॉइंट अल्फा बीटा को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो हम माने थे खुद से कि जो अल्फा है वो उस कर्व का इनिशियल पॉइंट है और बीटा क्या उस कर्व का एंड पॉइंट है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग इंटीग्रल जेड डी जेड ओवर सी क्या निकाले थे, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये जो कर्व है वो कंटूर मतलब क्लोज कंटूर हो जाए, क्या हो जाए, क्लोज कंटूर। क्लोज कंटूर होगा तब क्या होगा जी, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, तो वहाँ से उसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखना है, इफ C is closed curve, if C is closed curve then initial end points are coincide, क्या करेंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे ना, दैट इज अल्फा बराबर क्या होगा, दैट इज अल्फा बराबर बीटा। देन इस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा जी, ठीक है, सेकंड वाला हम लोग को क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल डी जेड बाई ए बी इनिशियो मेथड। क्यों, किसी को दिक्कत, यही था सेकंड है ना। देखो ध्यान से, इंटीग्रल ओवर सी डी जेड सोल्यूशन इधर ही लिख रहे हैं आप लोग, गिवन हियर गिवन दैट क्या दिया है जी, एफ जेड की वैल्यू क्या दिया है, एफ जेड बराबर 1। देन हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सी इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 टू n जेड आर माइनस 1 जाई आर। ठीक है, तुम कैसे पढ़े हो, वीडियो लेक्चर देखे हो क्या, समझ में आ गया था, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है जब आप लोग को समझ में आता है। देखिए अब यहाँ एफ जेड की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो कोई भी जाई ले एफ जाई की वैल्यू हमेशा 1 ही होएगी ना। वो तो देखिए एफ जेड यहाँ 1 है, तो यहाँ जेड की जगह कुछ भी वैल्यू लिखिए हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगी। देखिए यहाँ वेयर जाई आर इज आर्बिट्रेरी एंड जेड आर माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ से। अब देखिए देन एफ जाई आर की वैल्यू क्या होगी जी, 1 होगी ना। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 टू n
जेड आर माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। देखो अब ये क्या कर दो, ब्रेक कर दो समेशन को, तो क्या होगा Z1 माइनस Z0 प्लस Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 प्लस डॉट डॉट प्लस Zn माइनस Zn माइनस 1। देखो Z1 से Z1 कैंसिल, Z2 से Z2 कैंसिल, ऐसे Zn माइनस 1 भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Zn माइनस, जब n इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो Zn एंड पॉइंट हो जाएगा और Z0 क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है Z वेरी अल्फा टू बीटा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और यही क्या होगा इसी को कार्ड ए भी बोलते हैं, मतलब जो ए बी का कार्ड होगा, ठीक है, आंसर होगा। वेरी गुड, चलो लिख लो। कुछ करना था क्या, बहुत आसान है। सोच रहे हैं मैकेनिक्स भी आप लोग का स्टार्ट कर दें, क्यों कॉम्प्लेक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं। सर इसको अभी पढ़ाइए सर, इसको कीजिए, इसको सर एक पूरा कंप्लीट खत्म कीजिए सर, सिंगुलरिटीज तो चालू कीजिए। मैकेनिक्स भी काफ़ी इजी है आप लोग का, थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर के कंपेयर में थर्ड ईयर का मैकेनिक्स आसान है। आप लोग का एक चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी से आप लोग को पासिंग मार्क्स मिल जाएगा मैकेनिक्स में। देखिए कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, तो उस चैप्टर को आप लोग एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उससे बहुत आना होगा तो 5 नंबर आ सकते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे। सेकंड से तो आएगा ही, अब लोग का जैसे टेंसर में स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर से कुछ कभी कभी आता है, कभी कभी आता ही नहीं है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, कंट्रावेरिएंट टेंसर, पजज, ग्रुप प्रॉपर्टी, ये सब पढ़े हैं ना, मिक्स टेंसर। और एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से आएगा, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ मिक्स टेंसर। मिक्स टेंसर हमेशा पूछा जाता है। हो गया? हाँ, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, समझना है। अगर जो एक समझ जाएंगे तो सबका कर लेंगे। फार्मूला देखो, फार्मूला सेट करना, रटना मत, फार्मूला माइंड से सेट करना है। सारे फार्मूले ट्रांसफॉर्मेशन सेट कर लिए आप लोग तो क्वेश्चंस कर ले जाओगे टेंसर का। थोड़ा सा भी कहीं ट्रांसफॉर्मेशन इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। हो गया? चलिए इसको मिटाते हैं। फिर रिमार्क में लिखिए, वही सेम चीज रिमार्क में लिखिए। रिमार्क में क्या लिखेंगे जी? इफ सी इज क्लोज कर्व देन कुछ मत लिखिए, अल्फा इक्वल टू बीटा लिख दीजिए, ठीक है। अरे भाई जब क्लोज कर्व हो जाएगा तो एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएंगे।
तो वहाँ से रिमार्क में लिखिए इफ सी इज क्लोज कर्व देन अल्फा इक्वल टू बीटा एंड इंटीग्रल dz ओवर सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अरे वो जो क्वेश्चन था dz ओवर सी इंटीग्रल dz ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर सी जेड एन डी जेड। देखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर सी जेड एन डी जेड where n is not equal to -1 and c is circle with center at z बराबर 0। जो यहाँ पे कर्व दिया है वो क्या दिया है, सर्किल दिया है जिसका सेंटर क्या है 0 है। ठीक है। जो सी दिया है वो क्या दिया है, सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है 0 है। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल भी बना नहीं बना, क्यों? तुम लोग सोचोगे सर की ड्राइंग ही नहीं सही है। यही है सर्किल दिया है ना, देखना ध्यान से। वो सी दिया है जिसका सेंटर 0 है। कह रहा है कि इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करो। अब आप लोग डायरेक्ट x टू दी पावर n वाला सोच रहे हैं कि लाओ कर दे, क्यों नहीं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स में हम लोग, रियल में कॉम्प्लेक्स में बहुत अंतर है। रियल में हम लोग लिमिट देख के लिमिट मिलता था, या डिफिनिट होता था इंटीग्रल, या इनडिफिनिट होता था। जो डिफिनिट होता उसमें लिमिट मिलता था। अब इसमें क्या है, आपको एक कंटूर मिलेगा। कंटूर से आप लोग को निर्धारित करना है कि जो इंटीग्रल की लिमिट क्या होगी। यहाँ लिमिट नहीं मिलेगा, यहाँ लिमिट आपको फाइंड करना है। कंटूर रीजन दे देगा कि इस रीजन में आपको इंटीग्रल निकालना है। ठीक है। चलिए अब इसको कैसे करते हैं अभी आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए, लेट z बराबर r e पे पावर, हम स्मॉल ही r लेके चल रहे हैं क्योंकि जब पोलर फॉर्म में करवाए थे आप लोग को तो याद है, ध्यान है ना। z बराबर r e पे पावर i थीटा, x बराबर क्या था r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। ठीक है। तो dz इक्वल टू क्या होगा जी, अब यहाँ थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरी करेगा, r तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वेरी क्या करेगा थीटा। तो i r e पे पावर i थीटा d थीटा। तो थीटा कहाँ से वेरी करेगा जी 0 से लेकर 2 पाई। क्यों, सही है, वेरी गुड। 360 डिग्री रोटेट करेगा ना थीटा। तो हम मान ले रहे हैं लेट i इक्वल टू इंटीग्रल सी जेड एन डी जेड। कोई दिक्कत, रख दो। तो थीटा कहाँ से वेरी करेगा 0 से लेके 2 पाई। तो जेड एन बराबर क्या होगा r e पे पावर i थीटा पे पावर n, और यहाँ क्या होगा i r e पे पावर i थीटा d थीटा। कोई दिक्कत
देखो यहाँ से आर एन, तो आई आर टू द पावर एन प्लस 1 बाहर कर लिए। अरे यहाँ आर एन और एक आर यहाँ बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा जी, 0 से लेके 2 पाई ई पे पावर आई एन थीटा इंटू ई पे पावर, कोई दिक्कत, आई आर टू द पावर एन प्लस 1 0 से लेके 2 पाई ई पे पावर क्या होगा, आई एन प्लस 1 थीटा, और क्या होगा यहाँ, लिखो आप लोग लिख लो, इतना तो बताते हैं। अब पढ़ने वाले बच्चे रह नहीं गए। हम लोग अपने टाइम में, आप लोग को भरोसा नहीं होगा, जो हमारे क्लास के जो एकदम देखिए कोई जो लोअर बच्चे होते हैं, हम उन लोग से जा के रिक्वेस्ट कर के पढ़े थे मैथ। और मतलब एक है अजीत सिंह नाम का एक लड़का है, सीनियर है, तो जैसे देखिए किसी भी लड़के को अगर जो आता है ना आता है तो उसको हल्के में मत लीजिए। सब अपने कहीं ना कहीं एक किसी भी एरिया में स्ट्रांग होते हैं। क्यों, लिख लीजिए तब बताते हैं आप लोग। वो सर्किल किस लिए बनाया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो थीटा होगा वो रोटेट होगा 0 से लेके 2 पाई, तो जो लिमिट हो जाएगा वो हो गया। अरे तब इंटीग्रेशन कर दो भाई। देखो क्यों cos थीटा क्यों sin थीटा लगाएंगे, हाँ इधर देखिए आई आर टू दी पावर n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा जी, ई पे पावर आई n प्लस 1 थीटा अपान कांस्टेंट में क्या होगा आई 0 से लेके 2 पाई। क्यों, देखिएगा ध्यान से, आई आर टू दी पावर, हाँ तुम सही कह रहे थे। इसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद कह रहे थे क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पे करके वो लेंदी चला जाता। इधर देखिए तो क्या होगा, ई पे पावर आई n प्लस 1 इंटू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा n प्लस 1, आई से आई कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। इसको मिटा दें नीचे से, आई से आई कैंसिल तो क्या होगा आर एन। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी जी, कॉस 2 ऐसे रे कॉस 2 पाई n प्लस 1, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2 पाई n प्लस 1 माइनस 1, कॉस इवन पाई
की वैल्यू हमेशा 1 होती है। cos इवन इंटू पाई, इवन नंबर, तो ये 2 पाई, 2 में कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी फाइनाइट नेचुरल नंबर हो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो हमेशा इवन नंबर। तो ये तो इवन, इसकी वैल्यू क्या होगी जी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस आयोटा, और साइन एन पाई, एन कुछ भी हो, साइन एन पाई हमेशा 0 होता है। एन नेचुरल नंबर हो, लेकिन एन कुछ भी नहीं, एन नेचुरल नंबर हो, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी हो, या एन इंटीजर हो, साइन एन पाई ऑलवेज 0 फॉर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसकी वैल्यू 1 1 से क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज आप लोग पूछेंगे, नहीं सर n इज नॉट इक्वल टू -1 क्यों लिखा है, क्योंकि n अगर जो -1 हो जाता सपोज कर लो, तो ये इनफाइनाइट नहीं हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए वहाँ क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि n की वैल्यू -1 नहीं है। तो उस केस में जो इस इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन करे तो वैल्यू क्या मिला 0, लिख लो। या नीचे लिख लो ऐसे, दिस इम्प्लाई 0 इंटीग्रल सी जेड एन आई इक्वल टू क्या हुआ, हो गया बड़ा जाए। हाँ अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, काचे थ्योरम ओरिजिनल फॉर्म। हाँ बता रहे हैं, वैसे भी टाइम नहीं है कि हो पाएगा ये थ्योरम का प्रूफ। काचे थ्योरम ओरिजिनल फॉर्म, हो गया। देखिए देखिए, कहीं कहीं काशी बोलते हैं, कहीं कहीं काचे बोलते हैं। ठीक है, काशी ही सही, जो आप लोग को प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे। ओरिजिनल फॉर्म, वो तो जो बनाया होगा उसी को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होगा ना, क्यों बोलने वाले तो कुछ भी बोल रहे हैं। काचे थ्योरम ओरिजिनल फॉर्म होता क्या है, बस स्टेटमेंट समझा दे रहे हैं, इसका प्रूफ कल कराएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रूफ हो नहीं पाएगा, टाइम भी नहीं है। ये क्या कहता है कि अगर जो कोई फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, और एफ डैश जेड, कोई फंक्शन एनालिटिक है और एफ डैश जेड एग्जिस्ट करे और कॉन्टिन्यूअस हो, क्या हो, एग्जिस्ट करे, कॉन्टिन्यूअस हो, देन इस ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज कर्व निकालेंगे तो वो क्या आएगा, मतलब कोई फंक्शन एनालिटिक हो और एफ डैश जेड निकाले, वो एग्जिस्ट करे और कॉन्टिन्यूअस हो हर एक पॉइंट पे कर्व के। ठीक है, तो उस कर्व के अलोंग जो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। थ्योरम समझ में आ गया है ना, तो लिखिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग। स्टेटमेंट लिखिए, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड इफ एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस, एंड इफ एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट
and if f dash z is continuous at each point within and on a closed contour C, within and on a closed contour C, then within and on a closed contour, within and on a closed contour, then integral fz dz over c is equal to 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए सभी से अनुरोध है कि आप लोग कल जाके बीएससी सेकेंड ईयर का वेक्टर कैलकुलस उठाइएगा बुक, बस कुछ करना नहीं है, खाली ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के आना है। क्या आना है? ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट, ताकि हम जब थ्योरम का प्रूव कराएं तो उसका यूज है, तो ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। ऐसा नहीं है कि जब हम प्रूव कराएंगे तो बताएंगे, नहीं बताएंगे, लेकिन एक बार आप लोग उस चीज़ को पढ़ें, एक बार देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कल क्या करना है, बीएससी सेकेंड ईयर का बुक उठा के आप लोग को ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट खाली देख के आना है कि ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, इसके बाद में हम प्रूव करा देंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हाँ याद है क्या तुमको?